जिस तरीके से आज भारत बदल रहा है और भारत की परिस्थिति डेमोग्राफी के अंदर, सोच के अंदर बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है और देश का मुसलमान भी, जाहिर सी बात है, देश के बदलने के साथ वो भी बदल रहा है। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस बदलते हुए माहौल के अंदर सही पैगाम, इस्लाम की सही तस्वीर, नबी का सही तरीका और जो आपकी ज़िंदगी के वो पहलू हैं जो हमें क़यामत तक के लिए दिए गए हैं, उनको हम उजागर करें और लोगों के सामने लाएं। क्योंकि इस मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान निशाने पे आया है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ने की वजह से, इस्लाम की सही समझ न रखने की वजह से, इस्लाम की तालीमात को फरामोश करने की वजह से, इस्लाम से दूर दूर जाने की वजह से आया है। और जमात उलमा हिंद पिछले 17 सालों से पूरे मुल्क के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत कि आपने हर जगह अमन और प्यार और मोहब्बत की बात करी, उस पर काम कर रही है। जमात का मकसद है कि देश का मुसलमान जिस तरीके से अपने ही देश के अंदर महरूम और मशकूक होकर रह गया, उसकी बुनियादी वजह नफ़रतें हैं। नफ़रतें कम होंगी तो देश का मुसलमान पुरसुकून रहेगा, हमारे इदारे, हमारी मसाजिद, हमारे मकातिब, हमारे तमाम कामों के अंदर आसानी आएगी। क्योंकि देश का हिंदू, देश का और रहने वाला हमारा साथी हमसे हमारे बारे में गलतफहमी का शिकार है, उन गलतफहमी को निकालना होगा ताकि हम एक वो शांति प्रिय चेहरा इस्लाम का दिखा सके जो हमारे नबी ने दुनिया के सामने पेश किया था। इसी को लेकर जमात उलमा हिंद पूरे देश में काम कर रही है। क्योंकि आज जो दुश्मनी है, जो दूरियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ है और आरएसएस और बीजेपी को निशाने पर लाकर और जो गलतफहमी पैदा हुई हैं, उसी की वजह दोनों समाजों के अंदर एक दूसरे की दुश्मनी बढ़ रही है। इस दुश्मनी का असर देश की हर चीज़ पे हो रहा है, देश की सभ्यता, देश की संस्कृति, हमारे देश के हालात पे हो रहा है। इसलिए देश की वाहिद जमात उलमा हिंद है जो इस मिशन पर काम कर रही है। उसका मकसद है कि हम गैर मुस्लिमीन के साथ बैठें, आरएसएस के साथ बैठें, बीजेपी के साथ बैठें और देश में फैली हुई नफरतों को और देश में फैली हुई गलतफहमियों को दूर करें ताकि देश का मुसलमान भी राष्ट्र निर्माण में, व्यक्ति निर्माण के अंदर, अपने देश की तरक्की के अंदर आगे आ सके, ताकि जब देश विश्व गुरु बने तो उसमें हमारी भी भागीदारी हो। आप कह रहे हैं बैठने की बात कर रहे हैं, बैठ के बात करने की, लेकिन हर वक्त बयान इस तरीके का आता है, मुसलमान को काटो, मुसलमान को मारो, मुसलमान के खिलाफ ही बयान आता है, तो मुसलमान कहाँ बैठेगा? मोहन भागवत जी जो आरएसएस के चीफ है, वो सबसे बड़ी तंजीम है हिंदुओं की, देश के 15 करोड़ कार्यकर्ता हैं उसके, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि देश का मुसलमान जो है वो शांति प्रिय है, हम देश के मुसलमानों को साथ लेके चलना चाहते हैं, हमारा डीएनए एक है, हम देश को एक रखना चाहते हैं। इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनका बार बार बयान ये आता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, उन्होंने बार बार ये कहा है 135 करोड़ लोग हम एक हैं और राष्ट्रीय एकता को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। छोटे मोटे लोग जो अपने इलाकों के अंदर चुनावी परिस्थितियों की वजह से, काम न करने की वजह से, अवाम से जो उनकी पोजीशन खराब हो जाती है, देश के लोगों को बहकाने की वजह से उल्टे सीधे बयान देते हैं। एक तरफ ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, एक तरफ मुसलमानों में ओवैसी जैसे लोग, मदनी जैसे लोग भी हैं जो देश के मुसलमानों को भड़काते हैं और बहकाते हैं और निशाने पे लाते हैं। महमूद मदनी और अरशद मदनी जैसे लोग देश के मुसलमानों को भड़काते हैं और बहकाते हैं, हर आंदोलन के अंदर देश के खिलाफ खड़ा करते हैं। इसी वजह से देश का मुसलमान समझता है कि उलमा इकराम बहका रहे हैं, उलमा इकराम उनको आगे ला रहे हैं। हकीकत यह है, देश के आम मुसलमान को वो सड़क पर लाकर अपने अक्षरपाई के नीचे घुस जाते हैं। नतीजा क्या होता है? जब गोली चलती है, जब देश में कोई दंगा फसाद होता है, तो देश का आम मुसलमान मारा जाता है। एक बात बताइए आप, ये बहुत अहम सवाल है कि चलो मुसलमान पूरे एक होकर बीजेपी को साथ देंगे, आपको लगता है कि मुसलमान पर बीजेपी भरोसा करेगी? बीजेपी भरोसा करती है, मुसलमानों को चाहिए कि बीजेपी में आए। मैं ये नहीं कहता कि सब मुसलमान आ जाएंगे, आना चाहिए, पहले देखना चाहिए, परखना चाहिए, बीजेपी को समझे, आरएसएस को समझे। और इस्लाम यही कहता है कि किसी भी बात को सुनी बात पर अमल ना करें, बल्कि पहले खुद समझे, देखें और यकीन करने के बाद में उसमें शामिल हो। आप 17 साल जो है एक संस्था को चला करके बीजेपी को जो है सॉफ्ट करने की कोशिश है,
यानी कि आमतौर पर जिंदगी में समझे 1/3 हिस्सा आपने जो बीजेपी के लिए लगा दिया, क्या मुसलमानों का फायदा हुआ है? बीजेपी के लिए नहीं, मैंने देश के मुसलमानों के लिए। एक तरफ हमारी कोशिश ये है देश का मुसलमान, हमारी जिम्मेदारी देश के मुसलमानों को समझाने की है, देश के मुसलमानों को सही राह पे लाने की है, देश के मुसलमानों को फालतू में सी आंदोलन के अंदर जो खड़े हुए थे उनको रोकने की है, देश के मुसलमानों को धर्म प्रदर्शन जो इस्लाम का तरीका नहीं है, इस्लाम ने हिंसा कहीं नहीं सिखाई, उस हिंसा से रोकने की है। उस पर हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा विशाल पार्टी है, जिसकी सरकार भी है, 20 स्टेटों के अंदर आज उसकी सरकार है और देश का मुसलमान वहां बराबर के फायदे उठा रहा है। और जमात उलमा हिंद की बड़ी मेहनत है, चाहे आसाम हो, कश्मीर हो, केरला हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र, जमात उलमा हिंद की मेहनत से वहां के मुसलमानों को सरकार की स्कीमें ही मिल रही हैं और सरकार का ऐसा कुर्बत बढ़ रही है। तो जमात उल इस्लामी हिंद और जमीयत उल इस्लामी हिंद, इन दोनों में क्या फर्क है? जमात उलमा हिंद और जमीयत उलमा हिंद में फर्क यह है कि जमीयत उलमा हिंद चाहे वो मदनी ग्रुप हो, चाहे वो महमूद मदनी ग्रुप हो, अरशद मदनी ग्रुप हो, इन पर एक खानदान का, एक फैमिली का नियंत्रण है। बाप सदर, बेटा जनरल सेक्रेटरी, दूसरी जमीयत का सदर उनके चचा, उनका भतीजा, उनका साला जनरल सेक्रेटरी, छोटा भाई जो है खजांची, एक खानदान के अंदर वो कॉम्बो होकर रह गई है। देश का मुसलमान नारेबाजी करने के लिए है। आपके यहाँ बेंगलोर है, बेंगलोर के अंदर तमाम मुसलमानों को, यहाँ के उलमा को नजरअंदाज करके एक बिहार के मौलवी को लाके अध्यक्ष बनाया गया है ताकि बेंगलोर वालों की गर्दन पकड़ के बैठे वो और इनसे अगुवाई करके बेंगलोर के मालदार लोगों से पैसा लेकर कभी दंगे के नाम पर, कभी फसाद के नाम पर, कभी जलजले के नाम पर, कभी सैलाब के नाम पर, कभी मुस्लिम बच्चियों के धर्मांतरण के नाम पर इनको दे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर बेंगलोर के किसी आलिम को आगे किया जाएगा तो वो सबसे पहले मफाद अपने इलाके का देखेगा। वो देखेगा कि मेरे इलाके के अंदर तालीमी काम हो रहा है या नहीं, मेरे इलाके के अंदर जो है रोजगार का काम हो रहा है नहीं, इसलिए बाहर के लोगों को लाकर महाराष्ट्र के अंदर बिठाते हैं, बाहर के लोगों को लाकर पुणे में बिठाते हैं, बाहर के लोगों को लाकर हैदराबाद में बिठाते हैं। हर बड़े मालदार शहर के अंदर यूपी और बिहार से लोगों को लाकर ये बाकायदा तौर पर प्लांट करते हैं और यहाँ की मोटी कमाई को, यहाँ के अवाम के मोटे पैसे को अपने लिए ले जाते हैं। सारा खेल उगाई और कमाई का है। देश के मुसलमानों को समझना होगा कि वो तंजीमें जिन पर खानदानी इजारादारी है, जिन पर खानदानों का कब्जा है, उन्हें छोड़कर आगे आना होगा, क्योंकि देश का नौजवान अगर इन्हीं के चक्कर में फंसा रहा तो आने वाला कल गुजरे कल से खतरनाक होगा। एक तरफ आप कश्मीर से कन्याकुमारी, तफरीक नहीं है, तफरीक नहीं है। तो यह है कि जब यहाँ वो जो कन्नड़ यहाँ पर लोग बोलते हैं, 80% 90% आबादी उलमा की, अवाम की कन्नड़ बोलने वाली है। 80% लोग यहाँ के जो है मिजाज के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को जो यहाँ की जबान नहीं जानते, जो यहाँ की तहजीब नहीं जानते, जो यहाँ कल्चर नहीं जानते, उनको आप क्यों जिम्मेदारियां दे रहे हैं? बेंगलोर का आदमी मुख्यमंत्री वहां नहीं बन सकता, जाकर कश्मीर के अंदर जाएगा, रहेगा, कमाएगा, सारे काम करेगा। ये जो उगाई का खेल है, उगाई का खेल खत्म होने वाला नहीं है जब तक कि यहाँ का नौजवान नहीं जागेगा। मेरी यहाँ के उलमा से अपील है, ऐसे लोगों से होशियार रहें जो आप लोगों की, आपके इलाके के लोगों की मोटी कमाइयों को इकट्ठा करके किसी के लिए काम कर रहे हैं और लगातार उन तक पहुंचा रहे हैं, कभी दंगे के नाम पर, फसाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, सैलाब के नाम पर। एक बात बताइए कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? बीजेपी मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई है, जिस तरह से चेन्नई में है, जिस तरह से मुंबई में है, क्या कर्नाटक के अंदर मुसलमान की एक यूनिवर्सिटी है बीजेपी की तरफ? बीजेपी ने पूरे देश के अंदर जो सरकार की स्कीमें थी उसमें सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को पहुंचा, क्योंकि तमाम स्कीमें गरीबों के लिए हैं। देश का मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है और तमाम स्कीमें इंसाफ के साथ, बगैर रिश्वत के साथ लोगों तक पहुंची। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर बंगाल तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, हर जगह चाहे एजुकेशन की स्कीम हो, हेल्थ की स्कीम हो या तालीम की स्कीम हो, सारी पहुंची हैं। और मुसलमान को चाहिए कि वो सरकार के साथ सहयोग करे, खड़ा हो और सरकार से मांगे, ताकि जो है उन इलाकों की जरूरतों को बताए, पहुंचाए, ताकि और जो काम नहीं हो सके वो काम भी हो सके। लेकिन आप जो कह रहे हैं मुसलमानों को सारी सुविधाएं पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर जो 4% की जो रिजर्वेशन है उसी को हटाने की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई रिजर्वेशन हटाया नहीं जाएगा। ये सब जो है फर्जी बातें हैं। एक हफ्ते पहले लोग कह रहे थे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन जो है जैन बनाया जा रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि नहीं बनाया जाएगा। कल अजीम अहमद जो दोबारा बन गए चेयरमैन, इसलिए फर्जी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये वो बातें हैं जो गली मोहल्ले की चंडू खाने की खबरें हैं। ऐसी चंडू खाने की खबरों पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई सारे सियासी लीडरों पर बीजेपी के 40% का इल्जाम है। उसमें जो ईश्वर अप्पा है, उसका जो एक खास जो कॉन्ट्रैक्टर था
उसने सुसाइड भी कर लिया, सुसाइड नोट में भी लिख दिया है, उसके बाद कई सारे मामला बाहर आए बीजेपी। राजीव गांधी और उनकी फैमिली पर तो 100% का इल्जाम है, 90% का इल्जाम है, और लालू प्रसाद पे 80% का इल्जाम है, 80% का इल्जाम है। ऐसा है, इल्जाम होते हैं। ऐसा है, जब तक कोई इल्जाम सिद्ध नहीं होता, जब तक इल्जाम को सिद्ध नहीं होता है, जब तक हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। अपोजिशन का काम इल्जाम लगाना है, तो सरकार का काम करना है। मुख्यमंत्री अच्छे आदमी है, काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है। कुमार स्वामी और कांग्रेस की दोनों को मिला के जितनी सीटें आएंगी, उससे 30 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी की फालतू आ रही हैं। कर्नाटक का मुसलमान समझ ले कि अगर उसे सलीके से जो है आगे बढ़ना है, और ये जिन लोगों ने उनको लूटा है, बर्बाद किया है, उन्हें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, ताकि उनको बराबर का सम्मान मिले, और यहाँ जो उनकी तालीमी और रोजगार की गतिविधियां वो बढ़े, और कर्नाटक एक अच्छा प्रदेश बन सके। ईश्वरप्पा के ऊपर जो इल्जाम लगा था, उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री भी हटा दी गई, क्यों बीजेपी से नहीं हटाया गया? ऐसा है, उनका केस जो है कोर्ट के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी में जो पहला स्टेप था वो ले लिया गया, और जो है जैसे जैसे चीजें होंगी, और पार्टी भी एक्शन करेगी, सरकार भी एक्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी या उसका संगठन किसी भी भ्रष्टाचारी को, किसी भी उस शख्स को बर्दाश्त नहीं करता है कि जो देश की कमाई को, देश के लोगों की संपत्ति को खाए या खाने का किसी को मौका दे। जैसे आपने कहा कि रियासत के अंदर जो दोबारा भारतीय जनता पार्टी, मुसलमान बड़ी तेजी से भाजपा ज्वाइन कर रहा है, चाहे बेलगाम हो या शिमोगा हो या जो है गुलबर्गा हो या बेंगलोर शहर हो, सभी तरफ एक मुसलमानों में उत्साह का माहौल है। मुसलमान चाहता है कि पुराने ट्रेंड को बदलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है, खासतौर पर नौजवान। जैसे जैसे लोग आएंगे करीब, तो परिस्थिति देखी जाएगी किन सीटों पर मुसलमान जीत सकते हैं। ऐसे मुसलमानों को टिकट भी दिए जाएंगे जो जीत सकें, और ऐसे ही मुसलमान हैं बहुत सारे जो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उन्हें MLC बनाकर पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा, और प्रदेश के सभी पदों पर मुसलमानों की जिम्मेदारियां मिलेंगी, चाहे वक्फ बोर्ड हो, हज कमेटी हो, या और भी जो संवैधानिक पद है। अच्छे लोगों को लाएंगे। कोशिश होगी कि हर सेक्टर के अंदर अच्छे उलमा को भी लाया जाए, ताकि उलमा की रहनुमाई में मुसलमानों की जो उमूर हैं, चाहे वक्फ हो, हज हो या तालीमी उमूर हो, उन पर अच्छा काम हो सके। आपने बताया कि मुसलमान जो है उभरता हुआ बीजेपी में आ रहा है, ये मजबूरी से आ रहा है या खुशी से आ रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर के 8 साल कामों को देखकर आ रहा है, बगैर भेदभाव के जो काम हुए उन्हें देख के आ रहा है, जो यहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं उन्हें देख के आ रहा है, और जिस तरीके से भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, या और अरब ममालिक हो, या इस्लामिक कंट्रीज हो, वो भारत की तरफ बढ़ रही हैं। इसीलिए देश का मुसलमान इसीलिए वो देख रहा है कि जब दोस्ती बढ़ रही है, उसमें उसका भी हिस्सा हो, उसका भी भाग होना चाहिए। दोस्ती बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है। एक तरफ गुस्ताखे रसूल होता है, एक तरफ जय श्री राम के नारे पर मुसलमान को मारा जाता है, एक तरफ मॉब लिंचिंग होता है, और आप कह रहे हो कि मुसलमान को साथ दिया जा रहा है, मुसलमान खुशी से आगे आ रहा है। बिल्कुल खुशी से आ रहा है। हमने तो अब तक, क्योंकि ऐसा है, जो मक्खी होती है वो जख्म पर बैठती है और उसे बुराइयां दिखाई देती है, अच्छे लोगों को पूरे जिस्म दिखाई देता है। इसलिए बुराइयों को देखने वाले वो लोग होते हैं कि जो मक्खी की तरह जख्म को कुरेदते हैं। इसलिए अच्छाई देखनी चाहिए, बुराइयों को पर्दा डालना चाहिए। बुराई कम है, अच्छाई ज्यादा है, इसलिए अच्छाई को बढ़ाना चाहिए। हमारे नबी का भी ये तरीका रहा है, अच्छाई को प्रमोट करें। मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इतनी सलीके से देश में रहें और आगे बढ़ें कि देश का हिंदू जिसको कोई ना कोई बयान देकर भड़काने की भी कोशिश करता है, तो उसके बयान को वो बुरा माने। आप एक अच्छाई बताइए जिसमें मुसलमान को लगे कि सही का पार्टी है। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री ने पूरे 8 साल हो गए हैं, 8 साल में किसी धर्म की, किसी जाति की बात नहीं करी। उन्होंने कहा 135 करोड़ लोग मेरे भाइयों बहनों। देश के प्रधानमंत्री ने हर समुदाय के, हर मजहब के, हर जाति के लोगों को सम्मान दिया, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो बड़े ऐवान हो, चाहे वो गवर्नरशिप हो। तो पार्टी ने सभी सेक्टरों के अंदर अच्छे काम किए हैं, और जैसे जैसे लोग करीब आएंगे तो और अच्छे काम होंगे। और जो काम नहीं हो पाए आप बताएं सरकार को, कभी ये हो सकते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आपको चाहिए कि सरकार को बताएं कि ये काम भी हो, ताकि सरकार और भी अच्छे काम कर सके। लोकल के जो उलमा इकराम है, जैसे कि आपने रियासत की बात की, तो रियासत के उलमा इकराम को आपकी पार्टी की जानिब से क्या कोई ओहदा या कोई मकसद दिया जाएगा? बिल्कुल, हमारी कोशिश है। पहली बार हमने कोशिश करके यहाँ की हज कमेटी के अंदर, वक्फ कमेटी के अंदर उलमा इकराम को रखने की कोशिश की है, और तो ऑब्वियसली मुस्लिम को होगा, और उलमा को रखा गया है। और हमारी कोशिश ये है कि उलमा के जो उलूम हैं उनसे तालीमी एतबार से, उलमा के उलूम से वक्फ में, हज में, और मुसलमानों की नशोनुमा के अंदर, और ह्यूमन राइट्स के अंदर, और जो सोशल वेलफेयर है
उलमा की सलाहियत और फ़ायदा उठाया जाए, ताकि उलमा की जो जिम्मेदारी हमारे नबी ने दी थी उनको दिखाने का पूरे इलाके में मौका मिले। आपने बताया एमएलसी दी जाएगी, अब तक क्यों नहीं दी गई किसी भी मुसलमान को, चाहे आलिम हो या आम जो है उम्मीदवार हो? एक साहब को भारतीय जनता पार्टी ने जो है सोते हुए जो है एमएलसी का पद दिया था, और जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार की 24 घंटे भाग गए छोड़ के, वो पार्टी हमेशा देती रही है, मगर लगातार गद्दारी भी होती रही है। मगर ऐसे गद्दारों से हम डरने वाले नहीं हैं, ना घबराने वाले हैं। हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि देश का मुसलमान, कर्नाटक का मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी के भी करीब आए और राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाए। किसको एमएलसी दी गई? जमशेद साहब या मैं कर्नाटक जी कर्नाटक के अंदर एमएलसी बनाया था येदियुरप्पा जी ने, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई वो छोड़ के चले गए थे। उनका नाम मेरे सामने याद नहीं आ रहा, प्रोफेसर थे वो। एक बात बताइए, ये जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर एक शाखा आप लोगों ने खोली, वो भी आए बहुत धूमधाम से, बहुत वादे किए मुसलमानों को, और पता नहीं क्यों 2-3 महीने में छूट गए। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों से पूछ सकते हैं, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने वादे किए। उनका भी यही मोटिव था जो आपका है, नहीं, ये बीजेपी में जुड़िए। नहीं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बीजेपी में जोड़ने का कोई मिशन नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो एक सामाजिक संस्था है जो सामाजिक काम करती है। अगर वो ऐसी बात कर रहे थे तो वो अपने मोटो से खिलाफ बात कर रहे थे, और उनके यहाँ पर अराकीन होंगे, आप उनसे पूछिए उन्होंने जो वादे किए थे उनको वो कब पूरा करेंगे और कैसे करेंगे। अब आप बताइए, आप क्या वादा करते हो किस तरह के, अगर मुसलमान आपकी बात पर भरोसा करके आगे आता है तो सेफ्टी कितनी है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि देखिए, ऐसा है, जमात उलमा हिंद का वादा है कि तमाम मुस्लिम मसाइल के ऊपर, इलाकाई मसाइल के ऊपर जमात उलमा हिंद खाली मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि हिंदू भाइयों के लिए भी खड़ी हुई मिलेगी। हमारे अराकीन, चाहे वो किसी के साथ ज्यादती होती है, नाइंसाफी होती है, और जो बच्चे जेलों में गिरफ्तार हैं, बेगुनाह हैं, उनकी भी जद्दोजहद करेंगे। हम उनमें से भी एक एक को बाहर लाने की जद्दोजहद करेंगे। जहाँ जहाँ नाइंसाफियाँ हुई हैं, जिसको किसी को मुआवजा नहीं मिला है उसको मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे, और किसी के साथ किसी पर नाजायज केस लगा हुआ है उसके लिए भी हम सरकार से बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि कोई भी मुजरिम बचे नहीं और बेगुनाह फंसे नहीं। आपकी जमात के सदर कौन है और आपकी जमात में कौन कौन लोग हैं? जमात उलमा हिंद अभी अपनी कर्नाटका यूनिट को इस्टेब्लिश कर रही है। अभी कई यहाँ के अजला के अंदर हमारे संयोजक नियुक्त हो चुके हैं। बहुत जल्द जमात उलमा हिंद बड़ा इजलास करके यहाँ की पूरी बॉडी का ऐलान करेगी और पूरे कर्नाटक के अंदर सामाजिक कामों को भी स्टार्ट करेगी, और जो अब तक दूरियां हैं उनको पाटने में उलमा अपना किरदार अदा करेंगे। हमारी जमात के अंदर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी तमाम मसलक के लोग हैं। किसी एक मसलक की तर्जुमान नहीं है जमात उलमा हिंद, तमाम मसलक के लोग हैं और तमाम लोग, खाली इसमें उलमा नहीं है, इसमें हर वो मिल्लत का शख्स दाखिल हो सकता है जो देश के लिए, कौम के लिए, इलाके के लिए काम करना चाहता हो और अपने राष्ट्र के लिए भूमिका निभाना चाहता हो। हिंदुस्तान के लिए कौन? अभी जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ। आपका पूरा नाम और आपकी? मौलाना सुहेब कासमी, नेशनल प्रेसिडेंट जमात उलमा हिंद।